हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लेटेस्ट में एग्ज़ाम जो आपको लगा हुआ है, आपको पता ही है कि आर ओ का लगा हुआ है, और दूसरा जो एक एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लगा हुआ है UPPCS का। अब देखो, जो आर ओ का एग्ज़ाम है वो है आपका 12 अक्टूबर को, और UPPCS का है, सॉरी, जो आर ओ का है वो है 27 जुलाई को, और 12 अक्टूबर को UPPCS का है। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, एक मिस्ट्री बहुत ज़्यादा फैल रही है इस टाइम, सोशल मीडिया सब जगह वायरल हो रही है कि जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये इनको आप लोगों ने अभी लेटेस्ट में ना तो किसी न्यूज़ में सुना होगा कि इन्होंने ये कदम उठाया या कोई नई पॉलिसी लॉन्च की, और ना ही ये कहीं सार्वजनिक रूप से अभी देखे गए हैं लगभग 20 मई के बाद से। तो ऐसा हो क्या रहा है? क्या चाइना में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, यानी कोई दूसरा राष्ट्रपति बनने वाला है, या पूरा मामला है क्या? हम लोग एक बार समझ लेते हैं। जैसे आप देखो कि जितनी भी मीडिया है पूरी, ये हर जगह यही छाया हुआ है, ब्रिक्स समिट से क्यों गायब हुए चीन राष्ट्रपति। ऐसे करके सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे इंडियन हो या फॉरेन हो, स्पेशली जो अमेरिका है, वो वहाँ के जो न्यूज़ चैनल हैं वो तो और ज़्यादा इस चीज़ से मतलब हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये चल क्या रहा है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी में। तो देखते हैं, पूरा मामले को हम लोग समझते हैं। देखिए, संदर्भ ये है कि 6 जुलाई 2025 को क्या हुआ। 6 जुलाई 2025 को ब्रिक्स का 17वां जो सम्मेलन था वो हुआ ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील के शहर में रियो डी जेनेरियो में हुआ। देखो, पिछले 12 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो शी जिनपिंग ने खुद अटेंड ना किया हो। मतलब पिछले 12 सालों में उन्होंने स्वयं अटेंड किया, लेकिन इस बार वो नहीं गए। उनकी जगह पे जो चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कीqiang, उन्होंने अटेंड किया। तो पहली जो मिस्ट्री है वो तो यही है कि आखिर शी जिनपिंग क्यों नहीं आए। पिछले 12 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होता है वो सभी जो इसके सदस्य देश हैं उसके राष्ट्राध्यक्षों के बीच में होता है, न कि जो सेकंड या थर्ड नंबर के लीडर रहे हों। तो एक तो मिस्ट्री ये है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि ये यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इन्होंने अटेंड नहीं किया, ये इतना बड़ा इशू है। ये चाइना के किसी भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है चीन की, मतलब जो मुख्य धारा की वहाँ की मीडिया है, उसमें कहीं इसकी चर्चा ही नहीं है। एक तो ये, मतलब लास्ट अगर हम लोग बात करें तो 21 मई 2025 को वो सार्वजनिक रूप से, पब्लिक रूप से दिखे थे। उसके बाद में 12 दिन बाद ये डायरेक्ट दिखते हैं। 12 दिन बाद जब बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं, बेलारूस के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, बेलारूस के राष्ट्रपति, तो वो मिलने आए थे इनसे, चाइना। राष्ट्रपति का उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको इनसे मिलने आए, तो एक तो वो मिलने आए, तो जो उन्होंने बयान दिया बाद में, उससे और ज़्यादा ये संदेह गहरा हो गया। उन्होंने कहा कि जो शी जिनपिंग है उन्होंने मुझसे मुलाकात किया है, लेकिन किसी सरकारी भवन में नहीं किया है। अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के मिलने, और वो सरकारी भवन में नहीं मिल रहे हैं। तो कहाँ मिल रहे हैं? तो वो मिल रहे हैं किसी छोटे से अपार्टमेंट में, या किसी का निजी निवास रहा होगा, वहाँ मिलते हैं। तो एक तो ये संदेह उठता है कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरे में उसने कहा, जो बेलारूस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग के साथ में कोई अधिकारी नहीं था। आपने देखा होगा कि जब कोई मीटिंग लेता है, ये है बेलारूस के राष्ट्रपति, ये जब कोई मीटिंग होती है दो देश के नेताओं के बीच में, तो उस मीटिंग में क्या होता है कि एक तरफ मान लीजिए यहाँ पे मोदी जी बैठे हैं, तो इनके आसपास में कोई रक्षा सचिव बैठे होंगे, और वहाँ पे ट्रांसलेटर लोग बैठे होंगे। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि ट्रांसलेटर इनके आसपास में है ही नहीं ना, और इनके आसपास कोई नहीं है। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि इनके आसपास कोई नहीं है। तो एक तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि बेलारूस के राष्ट्रपति आए तो इन्होंने क्या किया, निजी आवास में उनसे मुलाकात की, और इनके साथ में कोई अधिकारी था नहीं। तो आखिर जो चाइना की टॉप लीडरशिप है, या चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो चाह क्या रही है, उसके अंदर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। अच्छा, इसकी जब चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी ना, तो चीन की जो सरकारी मीडिया है जिसका नाम है पीपल्स न्यूज़, उसने क्या कहा कि जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनको मल्टीपल्स हार्ट अटैक आ रहे हैं, मतलब हार्ट अटैक उनको बहुत ज़्यादा आ रहा है,
और ये बहुत गंभीर रूप से बीमार है। उसने एक फ़ोटो भी शेयर किया, यही वाला फ़ोटो है कि ये बहुत गंभीर रूप से बीमार है। लेकिन इसने चीनी मीडिया ने कब कहा? चीनी मीडिया ने ये तब कहा जब बहुत सारा विवाद हो गया कि सरकारी आवास पे क्यों नहीं मिले, फिर लगातार 12 दिन दिखाई क्यों नहीं दिए। अच्छा, जब 3 जून को बेलारूस के राष्ट्रपति मिलने आए थे तो 3 जून को ही केवल दिखाई दिए थे, उसके बाद में फिर गायब हो गए, उसके बाद में फिर ये गायब हो गए। तो ये जो आशंका थी वो और ज़्यादा गहरा हो गया। ये क्या हो गया? बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। एक दो और ऐसे साक्ष्य हैं जिससे साबित होता है कि कुछ ना कुछ चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ की जो टॉप लीडरशिप है, उसमें कुछ चल रहा है। जैसे एक तो 25 मई 2025 के बाद में शी जिनपिंग से कोई भी विदेशी सेलिब्रिटी अभी तक मिला नहीं है, किसी ने मुलाकात इनसे नहीं की है। एक तो ये, दूसरी ये है कि चाइना में जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, मैं आपको बता दूं कि जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है यही वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो कौन क्या होगा। तो इसकी हर महीने की मीटिंग होती है और हर महीने की मीटिंग में शी जिनपिंग मतलब वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका होना अनिवार्य होता है। लेकिन मई के बाद से यहाँ इसकी सारी मीटिंग रद्द कर दी गई, जबकि इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि इसकी मीटिंग रद्द की जाए। लेकिन मई के बाद से सारी इसकी मीटिंग रद्द कर दी गई, इसकी मीटिंग हो ही नहीं रही है। ठीक है, एक तो ये है। अच्छा, एक और न्यूज़ है इसी के मतलब और पुख्ता हो जाता है। जो चीन का जो सरकारी मीडिया है, पीपल्स डेली भी वहाँ एक मीडिया है, वो भी सरकार की ओन्ड है। तो पीपल्स डेली का जो फ्रंट पेज होता था उसमें हमेशा क्या होता था कि किंग के रूप में शी जिनपिंग की फ़ोटो हमेशा रहती ही थी। किंग के रूप में ये उसी पेपर की कटिंग है, उस पेपर में शी जिनपिंग की फ़ोटो रहेगी ही रहेगी, हमेशा पिछले 12 सालों में हमेशा रही है। 12 साल का मतलब ये है कि जब से ये राष्ट्रपति बने हैं, ये राष्ट्रपति बने हैं 2013 में, मोदी जी से बस 1 साल पहले बन गए थे, 2013 में बने हैं। लेकिन उसके बाद से ये देखिए, ये जो अभी लेटेस्ट आया है 25 मई 2025 के बाद से जो उसका एडिशन आया है उस न्यूज़पेपर का, उसमें शी जिनपिंग पूरी तरीके से गायब है, वो कहीं है ही नहीं, वो कहीं नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इससे भी शॉकिंग क्या है, इससे भी शॉकिंग ये है कि जो शी जिनपिंग के करीबी लोग थे, जो शी जिनपिंग के करीबी लोग थे, किसमें करीबी थे? CPC में, CCP में, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी में जो शी जिनपिंग के करीबी लोग थे वो उनको एक एक करके निकाला जा रहा है उस पार्टी से। और निकाला ही नहीं जा रहा है, कुछ को तो मार दिया गया है, कुछ को मार दिया गया है। जैसे एक बहुत ही इनके खास थे जिनका नाम था जनरल शू कियांग। ये एक हिसाब से समझिए कि जो कि चाइना आर्मी है, जो चीन की आर्मी है, उसके चीफ थे। क्या थे? चाइना आर्मी के चीफ थे, यानी आर्मी चीफ थे जनरल शू कियांग। ये शी जिनपिंग के बहुत खास थे, एक हिसाब से राइट हैंड थे, मुन्ना भैया वाले। ठीक है, इनको क्या किया गया? इनको वहाँ से निकाल दिया गया और बाद में इनकी हो गई डेथ। क्या हो गई? डेथ। ठीक है, अब इनकी जो डेथ है वो 2 तरीके से उसकी व्याख्या की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने आप हो गई है, कुछ लोग क्या कह रहे हैं? अपने आप हो गई है। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा लोग सहमत नहीं हैं, इससे बहुत ज़्यादा लोग सहमत नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारे चीनी जो पत्रकार हैं, जैसे एक चीनी पत्रकार है जिनका नाम है ला जियांग। आप लोग भी कहोगे कैसे कैसे नाम है भाई, इनके सारे नाम ऐसे ही हैं, उनको भी हमारे नाम खराब लगते होंगे। तो ला जियांग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इनकी मृत्यु ऐसे नहीं है, इनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से। इनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से। और हार्ट अटैक क्यों आया है? क्योंकि आर्मी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इंडिया या अन्य जो इसके पड़ोसी देश हैं उसको परेशान करने के लिए प्रेशर है कि आप इंडिया वगैरह को परेशान करते रहो। तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। ठीक है, किसने कहा? ये वहाँ के एक इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं। अब वहाँ के पत्रकार इंडिपेंडेंट क्या ही होते हैं, लेकिन बात यह है ना कि जो लाजियांग हैं ये अमेरिका बेस्ड काम कर रही है, मतलब अमेरिका में इनका सब कुछ रहना सहना है, इसलिए वो शायद इंडिपेंडेंट रूप से बोल पा रही हैं। अब जो शू कियांग थे, इनके रहते हुए शी जिनपिंग को एक बात की श्योरिटी थी कि आर्मी उनकी अपनी थी, आर्मी उनकी। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कि जब ये राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग, उसके बाद से 2013 के बाद से इन्होंने पूरे चाइना के जो मेन बॉडी हैं, जो संवैधानिक संस्थान थे, सब पे इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जैसे जनरल शू कियांग की तो मृत्यु हो गई, यही है जनरल शू कियांग, ये है जनरल शू कियांग। ठीक है, तो क्या होगा? इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद में और भी इनके जो साथी थे जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत बड़ा पोस्ट होल्ड करते थे, उन सब की मृत्यु हो गई। जैसे हु बिडो थे, मियो हुआ थे,
यान जियांग थे, ये सब कौन थे? ये सब चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके लॉयल लोग थे जो कम्युनिस्ट पार्टी में अच्छा खासा पोस्ट को होल्ड करते थे। तो इन सब का क्या होगा? धीरे धीरे किसी की मृत्यु हो गई, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीनी की R&D थी, एक चीन में R&D करने वाली एक महिला थी। पहले R&D करती थी, R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती थी, लेकिन उसके बाद में ये USA बेस्ड पत्रकारिता करने लगी, मतलब अमेरिका में क्या होगा, पत्रकारिता करने लगी। तो ये इनका मानना ये है कि जो चाइना में हो रहा है ना, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। जब जब चीन में किसी राष्ट्रपति को बदलना हुआ है, तब तब चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने यही किया है। जब जब बदलना हुआ है तो वो क्या करता है कि पहले उसको जो पब्लिक फेम है, यानी जो जनता में वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, पहले जनता की नज़र से उनको ओझल कर दो, उनको गायब कर दो। उसके बाद में क्या होगा, जब वो जनता की नज़र में गायब हो जाएंगे तो जनता उनका जो प्रभाव है वो जनता में बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो ये चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है। जैसे कि जो उसके पूर्व राष्ट्रपति हैं चाइना के 2013 के जो पहले थे, उनका नाम था गुआ फेंग। तो इनके साथ में भी ऐसा हुआ था कि जब इनको हटाना था, तब क्या हुआ कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो धीरे धीरे इनको पब्लिक फेम से गायब करने लगी, ठीक है। अच्छा, अगर इसके पीछे सेंस देखें हम लोग कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा होने के पीछे कई सारी वजह हैं। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, देखो 2013 में क्या हुआ, 2013 में जो शी जिनपिंग हैं वो राष्ट्रपति बने। तो थोड़ा सा इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो शी जिनपिंग का जो नेचर था ये बहुत ही सेंट्रलाइज था। क्या था? सेंट्रलाइज, मतलब पावर को ये केंद्रीकृत करने के लिए ज़्यादा फोकस करते थे कि सारी पावर इनके हाथ में रहे। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है, वहाँ पे क्या होता है चाइना में, जब कोई डिसीजन लेना होता है, कोई मेन डिसीजन है, ठीक है, तो उस डिसीजन लेने के लिए पहले एक बॉडी है वहाँ पे जिसका नाम है एलीट कमेटी। हर राष्ट्रपति बड़े निर्णय लेने के पहले एलीट कमेटी की बैठक बुलाता है और इस कमेटी से सिफारिशें लेता है और उनकी बातों को मानता है। तो 2013 में बनते ही इन्होंने क्या किया, इस कमेटी की बैठकों को भंग कर दिया कि अब यहाँ पे कोई बैठक नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में जो चाइना की कैबिनेट है, जो चीन की कैबिनेट होती है, वो ऐसे होती है कि बीच में होते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चेयरमैन, और जो चेयरमैन होते हैं वही वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं। फिर उनके आसपास में 6 और लोग होते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 6 और लोग होते हैं। तो जैसे ही ये राष्ट्रपति बने, उन्होंने क्या किया कि जो ये 6 इनके सदस्य थे, सहयोगी सदस्य, इन सब को बदल के और इस जगह पे किसको भेजा, किसको रखा, जो इनके लॉयल थे कि मतलब वफादारी में वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लोगों को उन्होंने किया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक जो आर्मी के जनरल थे, उनको क्या किया था, इन्होंने आर्मी दे दिया था, ठीक है। जैसे जिनका नाम क्या था, क्यूलियांग भाई नाम, ठीक है। क्यूलियांग को इन्होंने क्या किया कि आर्मी का प्रमुख बना दिया। तो क्यूलियांग इनके रिश्तेदार भी थे और ख़ास भी थे। ऐसे करके इन्होंने एक तो ये किया कि एलीट कमेटी को भंग कर दिया। पूरी कमेटी में इनके जो कैबिनेट थे, कैबिनेट में अपने लोगों को भरा, जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति लॉयल रहे उसको भरा। उसके बाद में क्या किया कि जो आर्मी चीफ हैं उनको भी अपने आदमी को बनाया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने बाद में क्या किया, एक सेंट्रल कमेटी होती है चाइना में, क्या होती है, सेंट्रल कमेटी। देखो सेंट्रल कमेटी क्या होती है, इसमें लगभग 200 लोग होते हैं। ऐसा समझो कि 200 अधिकारी होते हैं, और इसी 200 लोगों में से हमेशा क्या होता है, किसी राज्य का अगर मुख्यमंत्री बनाना हो, जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, वहाँ तो होते नहीं हैं, तो इन्हीं 200 में से किसी राज्य में बड़े बड़े पदों पे लोगों को भेजा जाता है। मतलब वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि इसी 200 में से जिसको बनाना होगा वो बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल कमेटी को जैसे पहुँचे, ये राष्ट्रपति बने, लगभग 170 लोगों को वहाँ से हटा दिया। 200 में से कुछ को हटा दिया, कुछ को मरवा दिया। और ये सब कब हुआ, 170 का ये सब रातों रात हुआ। कब हुआ, रातों रात। मतलब जो राज्यों को चलाता था, जो स्टेट गवर्नमेंट को चलाता था, उसमें 200 में से 170 लोगों को या तो रातों रात जेल में डाल दिया, या मरवा दिया, या वहाँ से मतलब उनका प्रभाव ख़त्म करवा दिया। और 170 लोगों को, अपने लोगों को वहाँ पे बिठाया। क्या किया, अपने लोगों को उस कुर्सी पे बिठाया। एक और इन्होंने गलती कर दी थी। 2022 में क्या हुआ था, 2022 में
चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग चल रही थी, टॉप मीटिंग थी, मतलब उसमें बड़े बड़े पदाधिकारी थे। तो जो चाइना के पूर्व राष्ट्रपति थे इनके पहले, उनका नाम था हु जिनटाओ। तो हु जिनटाओ को हटा के शी जिनपिंग को बनाया गया था। तो शी जिनपिंग को ये लग रहा था कि हु जिनटाओ हमारे लिए हमेशा खतरा बने रहेंगे। तो वहाँ पे मीटिंग में क्या हुआ कि हु जिनटाओ ने क्या किया था कि कुछ वो डिस्कस कर रहे थे किसी अन्य सदस्य, शायद कोई प्रपोजल वगैरह लाने वाले थे शी जिनपिंग के खिलाफ। आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देखोगे तो सर्च करोगे तो मिल जाएगा। सो शी जिनपिंग ने तुरंत क्या किया कि फोर्स को भेज के, लाइव कैमरा के सामने फोर्स के भेज के और बेइज्जत करके क्या किया, बेइज्जत करके हु जिनटाओ को लाइव कैमरे के सामने मीटिंग से भगा दिया। क्या किया, लाइव कैमरे के सामने मीटिंग से वहाँ उनको भगा दिया। ठीक है, तो अब भाई ये कौन सा पूर्व राष्ट्रपति होगा जो इस चीज़ को डाइजेस्ट करेगा। अच्छा, जो हु जिनटाओ थे ये लिबरल थे। लिबरल का मतलब समझो जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, कांग्रेस है, जैसे दादा भाई नौरोजी थे शुरू में, उस टाइप का। तो लिबरल लोग क्या करते हैं कि ये थोड़ा नीतियों को अपने उदार रखते हैं। जैसे अगर मान लो हु जिनटाओ फिर से वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं या इनका सपोर्ट का कोई राष्ट्रपति बनता है, तो उसको इंडिया का यही फ़ायदा होगा कि लिबरल लोग ज़्यादा सीमा विवाद में नहीं पड़ते, वो ज़्यादा लड़ाई करना नहीं चाहते हैं कि किसी देश के साथ में युद्ध हो जाए। खैर वो अलग मामला है। तो हु जिनटाओ को क्या किया, उन्होंने भगा दिया। अब क्या हुआ है कि जो हु जिनटाओ थे इन्होंने क्या किया है कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की हेडक्वार्टर को एक लेटर लिखा है, और ये ओपन लेटर लिखा है, मतलब खुला पत्र लिखा है। खुला पत्र में क्या लिखा है कि जो राष्ट्रपति जिनपिंग हैं, इन्होंने लिखा है उसमें कि राष्ट्रपति जिनपिंग हैं, इनकी जो कूटनीति है, इनकी जो अर्थनीति है यानी इकोनॉमी है, इनका जो डिप्लोमेसी है, सब कुछ बिल्कुल चौपट किस्म का है। ये क्या कर रहा है, ये चीन को डुबो रहा है। ये क्या कर रहा है, चीन को डुबो रहा है। इसलिए हमें बहुत से जल्द इनको हटा देना चाहिए। तो अब हो सकता है ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हों, तो इतना सारा ये बवाल चल रहा हो, और ये सही है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन होने के प्रबल चांसेस हैं। प्रबल चांसेस शायद इसलिए भी हैं क्योंकि वहाँ जब भी होना होता है तो ऐसा होता है। और इस टाइम पे ये हो गया है कि जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है या वहाँ की आर्मी है, वहाँ की अन्य जो संवैधानिक संस्थान है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, सब पे क्या हो गया है, शी जिनपिंग का एक हिसाब से कब्जा हो गया था। शी जिनपिंग का कब्जा हो गया था। तो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है वो बहुत बड़ी पार्टी है। तो जो बहुत बड़ी पार्टी है ये हमेशा ये चाहेगी कि किसी एक व्यक्ति का शासन किसी देश में ना हो, अदरवाइज वो तानाशाही में आराम से चेंज हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनके आने से हमारा फ़ायदा क्या होगा, उनके आने से फ़ायदा क्या होगा। तो उनके आने से मतलब किसी दूसरे नेता के आने से फ़ायदा क्या होगा। तो हमने बात की अभी ना हु जिनटाओ को। तो जो हु जिनटाओ हैं इन्हीं के समर्थन वाला कोई राष्ट्रपति आ सकता है। क्या हो सकता है, इन्हीं के समर्थन को वाला कोई राष्ट्रपति आ सकता है। ठीक है, जैसे एक नाम है वांग यांग, एक तो हो सकता है ये आ जाए। दूसरा नाम है हु चुनहुआ। ये सब क्या है, इन्हीं के सपोर्ट वाले हैं। तो ये लोग अगर आ जाएंगे सत्ता में, कोई एक राष्ट्रपति बनता है वहाँ का, तो भारत के लिए फ़ायदा ये होगा कि सीमा पर जो टेंशन चल रहा है, सीमा का जो टेंशन है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि लिबरल लोग ज़्यादा लड़ाई में विश्वास नहीं करते हैं, और वहाँ पे जो भी आएंगे वो डिसेंट्रलाइज तरीके से आएंगे, यानी शक्तियाँ कई हाथों में बटी होंगी। इसलिए तुरंत भारत और चाइना का युद्ध हो भी नहीं पाएगा। तो इसलिए जो भी आएंगे वो भारत के फ़ायदे में होंगे। ठीक है, और भारत का उसमें क्या होगा, ट्रेड होगा ना। जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है आप लोग जानते होंगे कि लगभग 150 बिलियन डॉलर का, 150 बिलियन डॉलर का हम लोग चाइना से क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, और लगभग 80 बिलियन डॉलर का हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। यानी हमारा अच्छा खासा इनसे क्या है, ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है। तो लिबरल लोग होंगे तो व्यापार घाटे को कम करने में भारत की मदद करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा है चाइना का मामला। कि कुछ ऐसे मैंने तथ्य आपको बताया, काफ़ी सारा रिसर्च किया, ऐसा तथ्य मैंने आपको कुछ बताया कि जिससे साबित होता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो वहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा नहीं चल रहा है मतलब उनके समझ में अच्छा नहीं चल रहा, हमारे लिए तो अच्छा ही है, अट जाए तो ये खोसट सा आदमी बिल्कुल परेशान कर रखा है। कभी डोकलाम, कभी पेंगोंग सो जो लेक है यहाँ लद्दाख वाला, इन सब पे विवाद वो करता रहता है। ठीक है, तो ये सब है। आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि जो दुनियादारी के ऐसे मुद्दे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं और वहाँ की मीडिया से ओझल है, वो मैं आप तक लाने की कोशिश करूँगा।
जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।